लीनियर मोमेंटम स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? देख, सेंटर ऑफ मास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि तुम लोग क्लास 10th में 9th में भी पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, तो 10th में क्या कराया जाता है ना, तुमको रटवा दिया जाता है। मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं क्या रटवाया जाता था, कि अगर किसी भी बॉडी पे या कोई सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा ना, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। ऐसा क्यों होता है ये सब 10th में नहीं बताया जाता है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले ये तो समझ ले कि मोमेंटम होता क्या है, तभी तो कंजर्व करेंगे ना। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपन पढ़े ना वर्क पावर एनर्जी में, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी तू कर पाएगा जब तेरे को एनर्जी का ज्ञान होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने से पहले अपने को क्या समझना चाहिए, मोमेंटम क्या है। आगे बात समझ में, टॉपिक का नाम लिखो लीनियर मोमेंटम। टॉपिक का नाम लिखो लीनियर मोमेंटम। देखो, लीनियर मोमेंटम को सिंपली कैसे डिफाइन किया गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नॉन एज लीनियर मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नॉन एज लीनियर मोमेंटम। सिंपल। आगे बात समझ में, मतलब अगर मैं मैथमेटिकली बात करूंगा तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, m into v। m into मैंने एरो क्यों दिया भाई, क्योंकि देख मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट देखना है ना। मास कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो मोमेंटम आया है वो कैसा होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो दिया है। कैसे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, p से। अभी लिखना नहीं तो m क्या है रे, मास ऑफ बॉडी, और v क्या है भाई, वेलोसिटी। ऐसे बोलना चाहिए नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आगे बात समझ में, ये क्या है बाबू, नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ऐसे नेट बोलने का क्या मतलब है सर, देख वेलोसिटी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता था। याद है पढ़ाए थे कि अगर कोई ट्रेन में बैठा हुआ है, तेरा साथ में दोस्त बैठा हुआ है, तो तेरे लिए तेरा दोस्त रेस्ट में है। पर अगर मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, ट्रेन चल रही है, तो मेरे लिए वो तुम्हारा जो दोस्त है वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो तेरे लिए वेलोसिटी कुछ और है, मेरे लिए वेलोसिटी कुछ और है। आगे बात समझ में ना, यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं, नेट वेलोसिटी। आगे बात समझ में, पहला चीज डेफिनेशन लिखो लीनियर मोमेंटम का। इट इज डिफाइंड एज the product of mass and velocity. The product of mass and velocity. It is defined as the product of mass and velocity. ठीक है, mass and velocity. Product of mass and velocity. देख हटा रहे product of mass and velocity लिख लिया, ठीक। That is formula P बराबर mt। P बराबर mt। नीचे भी देखो कैसा क्वांटिटी है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे इसी में पॉइंट वाइज करके लिखते चले जाओ। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 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 मतलब समझिए ना कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। दूसरी बात, मेरे को पता है इसका यूनिट क्या होना चाहिए लीनियर मोमेंटम का। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं, पता भाई यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या है लीनियर मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी ना। क्या है बाबू, अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखता हूं, मतलब केवल मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो केवल मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकता हूं, p बराबर m into v ऐसे लिख सकता था बाबू। बता मास का यूनिट कितना होता है, मीटर। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर
इसका मतलब कितना यूनिट हो गया भाई मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, लिख लो यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। नहीं, जूल के टर्म में इसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जूल क्या होता था, फोर्स इनटू एक्स, क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, ये न्यूटन नहीं है, केजी मीटर पर सेकंड ऐसे दिया जाता है। ठीक है, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, ध्यान से देखो। मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम है, क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? क्या लीनियर मोमेंटम फ्रेम चेंज करने पे चेंज होगा? बिल्कुल। देख क्या है लीनियर मोमेंटम, m into v ना, वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। मैंने बोला था कि अगर तुम दो दोस्त ट्रेन में बैठे रहोगे तो तुम्हारा दोस्त तेरे लिए रेस्ट में, मतलब तुम्हारे दोस्त का वेलोसिटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। पर मैं अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मैं तो तुम दोनों को जाते हुए देख रहा हूं ना, तो तेरा दोस्त मेरे लिए मोशन में है कि रेस्ट में है, मोशन में। तो मेरे लिए तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गया, बट तू उसके सामने बैठा हुआ था बोगी के अंदर, तो तेरे लिए उसका वेलोसिटी क्या था, जीरो था। तो दोनों उस तुम्हारे दोस्त का वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। मतलब वेलोसिटी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ना। तो मोमेंटम क्या है, m into v। अगर वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है तो मोमेंटम भी फ्रेम पे डिपेंड करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं। याद कर तुम लोग को जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस काइनेमेटिक्स में पढ़ाए थे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन लिखवाए थे, और उसके बाद ये बता दें कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है और कौन नहीं करता है। याद है कुछ बताना तो जरा, कौन कौन सा डिपेंड नहीं करता था। तीन चीजें डिपेंड करता था, याद है, इंडिविजुअल फोर्स, टाइम ऑफ इवेंट और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। ये तीनों फ्रेम ऑफ पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी सब कुछ जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्यूडो फोर्स, ये सब क्या होता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। ये बता, लीनियर मोमेंटम फ्रेम पे डिपेंड करेगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करेगा तो लीनियर मोमेंटम करेगा। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखो कुछ कुछ सिंपल सवाल करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे टफनेस की तरफ। मान ले एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे मोशन कर रहा है बाबू, 4 मीटर पर सेकेंड से। मेरे को इसका मोमेंटम बताना है वेक्टर फॉर्म में, मोमेंटम बताना है वेक्टर फॉर्म में। बताना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, P बराबर m into v। P बराबर मास कितना है, 2 kg, वेलोसिटी कितना है, 4i कैप। कितना है, 4i। मैं वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूँ ना, कैसे निकाल रहा हूँ बाबू, वेक्टर फॉर्म में। तो कितना लिखोगे इसको, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो कितना लिख देंगे, 4i कैप। तो कितना हो गया लीनियर मोमेंटम बाबू, 8i कैप ना, 8i कैप। अगर इसका यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट कितना लिखोगे, केजी मीटर। तकलीफ बहुत सिंपल है ना ये। एक और बताओ, चार केजी है, 3 मीटर पर सेकंड से नीचे चल रहा है। बताओ इसको बोल सकते हो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, क्या लिखोगे, P बराबर m into v। इसके वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, m into v। बता मास कितना है बाबू, 4 kg, वेलोसिटी कितना है, -3 है नेगेटिव y एक्सिस में। तो नेगेटिव y एक्सिस को डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, -j कैप से। कैसे दिखाते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, -3j कैप, माइनस। तो ये कितना आंसर आ गया मोमेंटम यार, -12
जे कैप केजी मीटर। कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है? आसान है ना, सिंपल है। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, मोमेंटम फॉर्म में लिख जाएगा। कोई तकलीफ? अगर मैं किसी पार्टिकल को ऐसा वेलोसिटी देता, मतलब x में भी कंपोनेंट आता, y में भी आता, तो वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ना आता है ना अपने को, तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही क्या हो जाएगा? मोमेंटम। सो सिंपल। आगे बात समझ लें, उतारो। उतारना नहीं है, उधर उतार लिया। इन दोनों सवालों में अपन क्या कर रहे हैं? एक सिंगल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम लिखे हैं। इसका लिखे हैं एक सिंगल पार्टिकल या सिंगल बॉडी का लीनियर मोमेंटम लिखे हैं। अभी हम चाहते हैं ना पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना। क्या चाहते हैं? पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना। तो क्या करेंगे बाबू? इसका लीनियर मोमेंटम और इसका लीनियर मोमेंटम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सिंपल। सुनना, इसमें बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है अपने को? फाइंड, उदाहरण लिखो, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। चलिए, एक तो आसान तरीका है जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि दोनों का निकालिए, जोड़ दीजिए। मेथड 1, बोल P ऑफ द सिस्टम अगर निकालना चाहते हैं बाबू, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालना चाहते हैं, सिस्टम में कितना पार्टिकल है? दो। तो क्या करेंगे? पहला वाला का लीनियर मोमेंटम और दूसरा वाला का लीनियर मोमेंटम वेक्टोरियली क्या कर देंगे बेटा? अपन जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बताना, इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m इंटू v। इसका मास कितना है बाबू? 2। वेलोसिटी कितना है? 4 i कैप जे कैप में बताओ, है ना? 4 i कैप प्लस इसका मास 2, वेलोसिटी माइनस 1 i कैप। क्या ये समझ रहे हो? वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। जब तुम उधर पॉजिटिव एक बार मान लिया, देख एक चीज याद रखना कि जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ही माने। बताया था ना कि अपने हिसाब से मानते हैं जिधर तुमको माने। तो हम अभी इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं, तो जो भी इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी होगा उसको प्लस में लोगे और जो अपोजिट में होगा उसको माइनस में लोगे। तो हम किधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं बाबू? इधर मान के चल रहे हैं। क्यों? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं। तो अपन इसको प्लस में लिखेंगे और इसको, कोई तकलीफ याद है? बता दे कितना लीनियर मोमेंटम आ गया सिस्टम का? कितना है? 8 माइनस 2 6 i कैप। 6 और जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ऐसा ही होगी। कैसे आ रहा है? मतलब केजी मीटर पर सेकंड, है ना? उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। चलो, इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना। फिर बताना बेटा, इसका लीनियर मोमेंट सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता सकते हो क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता सकते हो? बोल तो कितना होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस, बता m1 कितना है? 2, v1 4,
आई कैप वेक्टर में लिखना है प्लस m2 माइनस 1 आई कैप ना डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा होगा क्या कितना आ रहा है 3/2 आई कैप ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना मैं क्या कर रहा हूँ टोटल सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सिस्टम के टोटल मास सिस्टम के देख मास ऑफ द सिस्टम को कैपिटल M से दिखाएंगे और जो पार्टिकल का मास दिखाएंगे वो स्मॉल m1 m2 से दिखाएंगे ठीक है ना ये क्या लिखे हैं किसका मास लिख रहे हैं पूरे सिस्टम का किसका लिख रहे हैं पूरे सिस्टम का अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं आंसर कितना आएगा मास ऑफ द सिस्टम कितना था 6 अरे मास ऑफ द सिस्टम 2 kg प्लस 2 kg सिस्टम का मास पूरा 4 kg 4 into 3/2 आई कैप कितना आंसर आ गया 6 नहीं तो यही आ रहा है क्या आ रहा है मतलब ध्यान से सुनना कोई दो या दो से ज्यादा पार्टिकल है मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसका नेट मोमेंटम निकालने का दो तरीका है पहला एक का निकाल लो दूसरा का निकाल लो तीसरा का निकाल लो सबको जोड़ दो जैसा कि सिचुएशन में किए हैं सारा का लीनियर मोमेंटम निकाले p1 p2 और सबको क्या कर दिए बेटा जोड़ दिए दूसरा तरीका क्या है कि आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो क्या निकालो और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे सिस्टम के मास से किससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों आंसर सेम होता है आगे बात समझ में ऐसा क्यों होता है हम थोड़ा दिखाते हैं तुमको पहले ये लिख लो मेथड 1 मेथड 2 ऐसा क्यों होता है मैं थोड़ा देर में समझाता हूं तुमको क्या क्या तरीका है फिर से बोल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालने का क्या तरीका था एक तो अलग अलग सबका लीनियर मोमेंटम निकाल दो और सबको वेक्टोरियली क्या कर दो कैसे ऐड करोगे वेक्टोरियली आई कैप जे कैपिटल में आगे बात समझ में दूसरा क्या तरीका था बाबू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकालो उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो पूरे सिस्टम के मास से कोई तकलीफ निकाल लो ये आवाज और एक दिन आना तो मेरे पास खिलाते हैं चिकन की सारी बेच खिलाते हैं और मेरे को ये सिखा देना है ना तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा क्यों होता है थोड़ा वो प्रूफ करा रहे हैं ना बाबू देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं हो गया तो हाँ बोल देता ऐसे देखते रहता है ऐसे देखते रहता हो गया भैया और मैं किसकी बात कर रहा हूँ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ढेर सारा पार्टिकल्स अगर रहेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कैसे बताया जाए आगे बात समझे जैसे मान लो बाबू कि यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे m1 मास इसका वेलोसिटी v1 m2 मास इसका वेलोसिटी v m3 मास इसका वेलोसिटी v ऐसे करके क्या ढेर सारा मास हो सकता है ना सिस्टम में हो सकता है ना तो हम क्या कर रहे हैं ना इन पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है थोड़ा बात करें अभी निकालना तो सीख गए हैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करें ध्यान से सुनना मेरे को बताना तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अभी देखे थे ना अपन क्या देखे थे बोल तो m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे मल्टीप्लाई करता है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस जितना मास होगा ऐसी तो बाबू ध्यान से सुनना ये m1 प्लस m2 प्लस m3 सब क्या है टोटल जोड़ने के बाद किसका मास है
सिस्टम का सारा मास जुड़ जा रहा है तो किसका मास हो गया? तो मैं ऐसा लिख सकता था क्या, ये सिस्टम का मास हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या लिखेंगे? मास ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या दिखाई दे रहे थे? m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, ऐसा ना? मास ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 v1 क्या है? व्हाट इज m1 v1? m1 मास का लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम m v होता है ना, m1 भी अगर केवल तुम इसका लीनियर मोमेंटम लिखता तो यही तो लिखता बेटा, m1 * v1, वही तो है यहाँ पे। वैसे m2 v2 क्या है, किसका मोमेंटम है? मास 2 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। ये किसका लीनियर मोमेंटम है बेटा? क्या ऐसे ही सब जोड़ते चला जाता? जब m1 p1 + p2 + सारे का लीनियर मोमेंटम जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द, अब सुनो, मतलब इसका उल्टा भी अपन लिख सकते हैं, linear momentum of the system equals to mass of the system into velocity of center of mass। क्या दिख रहा है जनरल फॉर्मूला? यही किए थे सेकंड लेक्चर में। क्या किए थे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिए थे और पूरे सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आ गया। सो दिस इज मोर इजी। आगे बात समझ में? अब माने कि एक पार्टिकल, 4-5 पार्टिकल दिया हुआ है तो सबका लीनियर मोमेंटम निकाल के जोड़ोगे ज्यादा समय लगेगा। करना क्या चाहिए बेटा? सबका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए? उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? पूरे सिस्टम के मास से। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? पूरे सिस्टम। क्या आंसर आ जाएगा? पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। पूरे सिस्टम का क्या दिखाई दे रहा है? कोई तकलीफ? सेकंड मेथड ऐसे नहीं आएगा, कोई दिक्कत है? याद रहेगा कि अगर ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालना होगा तो मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? सिस्टम के मास से। सिस्टम के मास। कोई तकलीफ? देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिंगल पार्टिकल या सिंगल बॉडी दिया रहे उसका लीनियर मोमेंटम अपन निकाल सकते हैं m * v। वेक्टर फॉर्म में कोई तकलीफ तो नहीं है? सिंगल पार्टिकल नहीं दिया रहे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया है, तब भी क्या अपने को लीनियर मोमेंटम निकालना आता है? मैं क्या करूंगा? सिस्टम के मास को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्या आंसर आ जाएगा बाबू? पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। कोई दिक्कत है? अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। ये क्या है सर? देखो देखो conservation of linear momentum। conservation of linear momentum कब कंजर्व होगा? सबसे पहली बात कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, तुम लोग तो बचपन से एक डेफिनेशन रटे हो क्या? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। वैसे लीनियर मोमेंटम भी होता है, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। पर क्या हमेशा या किसी कंडीशन पे? किसी कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है वो हम समझने जा रहे हैं। आगे बात समझ में, लैंग्वेज में हम लिखवा देंगे। पहले समझो कि कब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। हमेशा होगा क्या? हमेशा नहीं होता है, एक कंडीशन जो होता है वो कंडीशन सीखने की कोशिश करते हैं। देख न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े ना अपन? क्या पढ़े हैं? फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन
बताना तो बाबू, क्या था सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट? लीनियर मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल। चल देख, तो हम लोग क्या देख रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बात करना चाहिए न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है बाबू? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम रिमेन्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स ना। देख इधर, देखो इधर देखो बाबू, क्या कहता है रे? इफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाबू अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, ठीक? देखना, अगर पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है, कितना लग रहा है? नेट एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे इफ एक्सटर्नल, या यूं कह सकते इफ नेट बराबर अगर जीरो है, तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा dp बाई dt मस्ट बी जीरो? अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो होगा ना? ठीक है, अभी एक्सपोजर ही कर रहा था ये, ठीक है। अभी ठीक है, dp बाई dt बराबर जीरो होना चाहिए। मेरे को बताओ किस चीज को डिफरेंशिएट करने पे हमेशा आंसर जीरो आता था? कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करने पे हमेशा क्या आता है? जीरो। इसका मतलब dp बाई dt बराबर जीरो है, मतलब p क्या है? मैं ऐसा बोल रहा हूं क्या p जीरो है? p क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर dp बाई dt बराबर जीरो है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं p कैसा होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। और p कांस्टेंट होने का क्या मतलब है बोल? हमेशा p कांस्टेंट है, मतलब p इनिशियल बराबर p फाइनल, एंड दिस इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मेरे को बताओ ये कब आया सिचुएशन ऐसा? जब हम क्या कंडीशन लिए थे? एफ एक्सटर्नल जीरो। क्या लिए थे? मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? हमेशा कंजर्व रहेगा। क्या? किस कंडीशन पे रहता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई तकलीफ? इस पूरी थ्योरी को क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जब भी सवाल लीनियर मोमेंटम का होगा ना, तो सबसे पहला ध्यान क्या देना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो होगा तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। आगे बात समझ में? टॉपिक का नाम लिखा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिखो जरा लैंग्वेज के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, if net external force on a system, if net external force on a system, if net external force on a system remains zero, remains zero, remains zero, remains zero, when if net external force on a system remains zero, then linear momentum of the system is conserved. Then linear momentum of the system is conserved. Then linear momentum of the system is conserved. Linear momentum of the system is conserved. Full stop के बाद लिखो this is known as conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. This is known as conservation of linear momentum. Full stop. अब जो मैं लैंग्वेज में लिखा हूं उसी को मैथमेटिकल में समझाया हुआ है। आगे बात समझ में? लिख लो इसको। कोई पूछेगा कैसे कंजर्व रहता है, मेरे को प्रूफ करो, तो तुम प्रूफ कर सकते हो यहां से। तुम लोग में से कोई गाना गाता है कि नहीं? तनवीर गाना गाता है तुम? क्या है तेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में? क्रिकेट खेलते हो? तेरा विकास? क्रिकेट। तुम आयुष? कबड्डी खेलते हो? बच के आराम से बात करना इससे। तुम अंकु? सोते हैं और क्या? तेरा जैसे कुछ है एक्स्ट्रा करिकुलर? पबजी इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी।
तेरा पवन तेरा तो है फोटोग्राफी क्या? अरे ये फोटोग्राफी बहुत अच्छा करता है भाई, शानदार। फोटो खिंचवाना हो तो इसको लेके जाना। लेके जाता है। बहुत अच्छा खींचता है, मतलब बहुत बढ़िया करता है। हम बोले तेरे को चैनल बना देना, बस सोचो उस पर, सही में अच्छा करेगा, मतलब ठीक ठाक रहे। हाँ यूट्यूब चैनल है तेरा भी चैनल? नहीं है। अगर होगा भी तो उतना एक्टिव चैनल नहीं होगा क्या? एक्टिव करो उसको। अपना जो तुम्हारा टैलेंट होता है ना, जो तुम्हारा टैलेंट है, पैसन है ना, उसको कभी दबाए मत करो। पैसन फॉलो किया करो, बहुत बढ़िया होता है। बाबू बेंच मत हिलाना, कैमरा हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब ज़रा सवाल करते हैं इस पर। टाइम दिख रहा है, हो गया क्या टाइम? कितना हो रहा है? 5:56। तो अभी बहुत समय। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है? हाँ, जैसे मान लो ये मास 2 kg है। कितना है बाबू? ये मान लेते हैं अपन 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था। कैसे दौड़ रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे एक और मास रखा हुआ है, इसका मान लेते हैं 8 kg है। कितना है बाबू? 8 kg। तुमसे सवाल ये बोला जा रहा है ना कि जब ये 2 kg मास ऐसे दौड़ते दौड़ते गया, एक बार इसे टकराएगा क्या? और टकराने के बाद दोनों साथ में चलने लग रहा है। कैसे चल रहा है? साथ में चलने लग रहा है। तो जब साथ में चलेगा तो उस समय वेलोसिटी दोनों का क्या होगा? सवाल समझ में आ रहा है? एक बॉडी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, इसे टकराएगा, टकराने के बाद दोनों साथ में चलने वाले हैं। तो बताइए साथ में किस स्पीड से चलेंगे? ये सवाल है। इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो सरफेस है ना, इसमें कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ सरफेस है। आगे बात समझ में? कैसा सरफेस है ये? स्मूथ है। जब ये टकरा जाएगा तब मेरे को बताना है कि दोनों का फाइनल स्पीड क्या होगा। बाबू टकरा जाने के बाद दोनों साथ में चल रहा है ना? कैसे चल रहा है? साथ में चल रहा है। इसका मास कितना था रे? और इसका कितना था? 8 kg। ये दोनों साथ में चल रहे हैं। मेरे को नहीं पता कितने से चल रहे हैं, मेरे को वही कैलकुलेट करना है। मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों कितने से चलने लगे बेटा? V फाइनल। कितने से चलने लगे? मेरे को यही कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देख, सोचते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैली होगा कि नहीं। देख तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कभी भी वैलिड होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे होता है। पर्टिकुलर कंडीशन पे होता है ना? कौन सा कंडीशन पे होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है कि नहीं? सिस्टम पे, सिस्टम पे 0 है, सच में? वो नहीं, जब ये इसे टकराएगा तो इस पर फोर्स लगाएगा ना, तो फोर्स तो लग गया ना, एक्चुअली फिर 0 कैसे हुआ फोर्स? दौड़ेगा इस पे, क्या ये इससे टकराएगा ना, तो इस पे फोर्स लगाएगा क्या? फोर्स लग गया ना, तो फिर कैसे कंजर्व होगा? होगा कंजर्व? कंजर्व होगा? चेक करते, देख तो जरा। जब ये टकराया होगा तब का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो बेटा। जब ये टकराया होगा इससे, ये वाला बॉडी इस पे किधर फोर्स लगाया होगा? इधर लगाया होगा क्या? मान लेते हैं फोर्स लगा रहा है N, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन N। इस बॉडी पे ये बॉडी किधर फोर्स लगाया होगा? उधर, उधर लगाया होगा ना। जब इसे टकराएगा तो इस बॉडी पे उधर ही फोर्स लगेगा ना, उधर फोर्स लगेगा। तो जरा इस बॉडी का अगर मैं बनाना चाहूँ फ्री बॉडी डायग्राम, तो केवल नॉर्मल दिखा तो बेटा। नॉर्मल कितना है? इधर एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसको N इस पे लगाएगा तो ये N उस पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब बता, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है पूरे सिस्टम पे? -N + N कितना हो गया? पूरे सिस्टम पे देखना होता है, एक बॉडी पे देखना नहीं है। एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, एक बॉडी पे फोर्स, पर पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है क्या? नहीं,
पूरे सिस्टम पे फोर्स नेट कितना हो जा रहा है 0, क्योंकि जितना ये लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो पूरे सिस्टम का एफ नेट कितना हो गया बाबू 0। तो क्या अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं ना? अब लगा सकते हैं, बता, अब लगा सकते हैं। तो अपन लिखेंगे P इनिशियल बराबर P फाइनल, P इनिशियल बराबर P फाइनल। एक चीज ध्यान में रखना, मैं क्या बोल रहा हूं कि F एक्सटर्नल 0 होना चाहिए ना, तब लीनियर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व, तब लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अब F एक्सटर्नल वेक्टर क्वांटिटी है ना रे, F एक्सटर्नल क्या है, तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। ध्यान से सुना, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा केवल उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जिस डायरेक्शन में एफ नेट 0 होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कई सवाल ऐसे आएंगे ना कि एक डायरेक्शन में तो एफ नेट 0 है पर दूसरे डायरेक्शन में एफ नेट 0 नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में एफ नेट 0 है आप उस डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं, और जिसमें एफ नेट 0 नहीं है जिस डायरेक्शन में उसमें कंजर्व नहीं करा सकते। आगे बात समझ में, अपन किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस, किस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में एफ नेट 0 है कि नहीं है, तो एक्स एक्सिस में नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना। बता मैं क्या लिखूंगा, P इनिशियल बराबर P फाइनल, बट किस डायरेक्शन में बेटा, इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस करा कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम कितना था पूरे सिस्टम का, इसका मोमेंटम कितना है बोल, 2 इंटू मोमेंटम m इंटू v, मोमेंटम m इंटू, तो 2 इंटू 10 हुआ ना बाबू इसका मोमेंटम कितना है। शुरुआत में ये रेस्ट में था, कैसे था ये, अगर रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम कितना लिखोगे, 8 इंटू 0, मतलब 0 हो गया ना बेसिकली। ठीक, इनिशियल मोमेंटम लिख चुके, क्या फाइनल मोमेंटम लिखना है। फाइनल मोमेंटम दोनों साथ में जुड़ के चल रहे हैं ना, अगर दोनों साथ में जुड़ के चल रहे हैं तो टोटल मास कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी v फाइनल, ऐसा क्या, नेट मोमेंटम लिख दिए, फाइनल इनिशियल लिख दिए, दोनों बराबर हो गया। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, कितना होगा देख, 20 बराबर 10 vf, तो vf कितना आ गया, v फाइनल बाबू 2 मीटर, तो दोनों बॉडी टकराने के बाद कैसे चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से। आगे बात समझ में, देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन इज वेरी इजी, ऐसे किताब में बहुत सवाल मिलेगा आसान, पर हम तेरे को यहाँ सिखाना क्या चाहते थे कि तू जब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा रहा है तो सबसे पहले चेक कर कि एफ नेट 0 है कि नहीं, एफ एक्सटर्नल वहाँ पे 0 है कि नहीं। अगर नहीं 0 होगा तो आप कंजर्व नहीं करा सकते। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 0 है बाबू, कोई दिक्कत, किसी एक बॉडी का देख रहे हैं क्या, पूरे सिस्टम का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, तब आंसर आया, कोई दिक्कत। एक चीज और हम तेरे को फील कराते हैं, कराएं, देख अभी पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व था तो आंसर कर दिए ना। एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व है क्या, कोई भी सिंगल बॉडी को पकड़ो, किसी को भी, इसको पकड़ लो, इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या, केवल इसकी बात करें, केवल 8 kg वाले बॉडी की बात कर रहे हैं, उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या। इसका मोमेंटम शुरुआत में कितना था 0, फाइनली कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और मास कितना था 8 kg, तो मोमेंटम कितना हो गया 8 इंटू 2 16 kg मीटर पर सेकंड। शुरुआत में कितना था 0, बाद में कितना हो गया, मोमेंटम कंजर्व है क्या, नहीं है। क्यों कंजर्व नहीं हुआ सिंगल बॉडी का, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 था तो पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व था, पर एक बॉडी की केवल बात करो, केवल इस बॉडी की बात करें तो इसका शुरुआत में मोमेंटम 0 था ना, फाइनल मोमेंटम इस बॉडी का कितना हो गया, तो 8 और v फाइनल कितना है 2 आया है ना, मतलब 16, शुरुआत में 0 बाद में 16, तो चेंज हो गया ना मोमेंटम। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि उस पर एफ एक्सटर्नल लग रहा था। आगे बात समझ में, कोई तकलीफ, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ रहा है एकदम मस्त एकदम, कुछ भी। इसका भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, इसका भी कंजर्व नहीं है, चेंज हो जा रहा है। देख शुरुआत में कितना है 2 इंटू 10 20 है, और बाद में कितना है 2 इंटू 2 4 है, तो मोमेंटम इसका भी चेंज हो गया ना। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इस पे भी फोर्स लग रहा है। लेकिन पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो इस पे नेट फोर्स नहीं लग रहा, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है बाबू, कंजर्व है। क्या है, 0 है। क्या है, मोमेंटम कंजर्व है। कोई तकलीफ, एक बॉडी का भी बात करें तो समझ में आ रहा है, पूरे सिस्टम का बात करें समझ में आ रहा है, हो जाएगा ऐसा सवाल, उतारिए लिख लो, लैंग्वेज में लिखोगे क्या सवाल, लिख लो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख लो। अ बॉडी ऑफ मास a body of mass 2 kg, a body of mass 2 kg is moving with 10 meter per second. A body of mass
2 kg is moving with 10 meter per second, comma, it strikes with a mass 8 kg, it strikes with a mass 8 kg at rest, full stop. Find speed of both the bodies, if they move together, after collision, समझ रहे हो ना, कोलाइड कर गया, टकरा गया, आफ्टर कॉलिजन। ठीक है बाबू, अब ये उतारो पहले, उसके बाद वो, उसके बाद ये। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है विकास? आयुष, सिंगल बॉडी की बात कर रहे हैं तो समझ में आया था क्यों मोमेंटम कंजर्व नहीं था सिंगल बॉडी का? क्योंकि लग रहा था। पर पूरे सिस्टम की बात करें तो इसलिए उसका मोमेंटम कंजर्व था, है ना? दबा के लाइक और शेयर ठोक के जाइए। मात्र 70-80 लौंडा दूर है भाई, कसम महाकाल की। तुम एक क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग करोगे। हाँ, बाइक का मास करीब 100 kg तो रहता होगा, 1 क्विंटल रहता होगा ना उतना। ये MC का क्या मतलब है? मास ऑफ चिंटू। ये चिंटू है, कौन है ये? और ये कौन है? पिंटू। कौन है? पिंटू। चिंटू बाइक चला रहा है भाई, चिंटू का मास दिया हुआ है, वो मास ऑफ बाइक दिया हुआ है। मान लेते हैं एकदम हीरो की तरह भाई साहब ये चलते हुए आ रहे हैं और इसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। कितना है बाबू? 40 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ये नीचे आया, पिंटू क्या किया? कूद गया। क्या किया? कूद करके बाइक के पीछे सीट पे बैठ गया। अब बैठ गया तो फिर अच्छा मेरे को बताओ, जब ये चिंटू ऐसे 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ऊपर से पिंटू कूदा, तो दोनों फिर ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो स्पीड कम हो गया होगा कि बढ़ गया होगा? कम हो गया होगा। वही कुछ बताना, स्पीड कितना हो जाएगा कंबाइंड। ठीक, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे से समझ के बनाओगे। ये जो कौन है ये, क्या नाम था? पिंटू। इसका मास कितना है? कितना मान ले? 40 kg मान लेते हैं। ये 40 नहीं मानते, 60 kg का ये 20 kg 20 kg तो बच्चा हो जाएगा। नहीं, 50 kg मान लेते हैं। 80 kg, चल ज़्यादा भारी है।
बाइक धंसा देगा ही तो। ठीक है, 80 kg का है। ठीक है, चल रहा है, बताना है तुमको कि जब ये कूद जाएगा इस पे तो दोनों कंबाइंड किस स्पीड से चल रहा होगा। सवाल समझ में आ रहा है? कर सकते हो क्या कि मैं अच्छे से डिस्कस करूं? इस पे बहुत कुछ सीखना है। एफ नेट 0 है कि नहीं है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, सब कुछ बात करेंगे। चेक करते हैं, चलो मैं ही बताता हूँ, ध्यान से देखो। सिचुएशन सबको समझ में आ रहा है? देखो तो बाबू, शुरुआत में इस पूरे सिस्टम का मास कितना था? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जब पिंटू कूदा होगा, जब पिंटू कूदा होगा, इसका स्पीड किस डायरेक्शन में होगा बताना तो? ऊपर से ऐसे कूदा तो नीचे की तरफ स्पीड होगा ना, मेरे को नहीं पता कितना स्पीड है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी सर्टेन स्पीड समथिंग v0। कितना मान लेते बेटा? v0 से। ये इन दोनों के एक साथ हो, इसके बैठने से पहले की बात है, इसके बैठने से पहले की बात है। फाइनली क्या हुआ होगा? पिंटू क्या हो गया होगा? बैठ गया होगा बाइक पे, तो ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई देगा। क्या बात है, पिंटू भी बैठ चुका है। ठीक है ना? देख, अभी ये पिंटू जो चल रहा है, पिंटू चिंटू जो दोनों चल रहा है, इसका स्पीड मेरे को निकालना है। मैं मान लेता हूँ इसका स्पीड है v फाइनल। कितना है बेटा? v फाइनल। मेरे को पहले तो यही चेक करना है कि सर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा। सोच, जैसे ये इस पे टकराया होगा, क्या ये इस पे फोर्स लगाया होगा? लगाया होगा। किधर लगाया होगा फोर्स? हम लाल कलर से फोर्स को दिखा रहे हैं। क्या ये वाला बाइक इस पिंटू कूद रहा है ना, पिंटू पे ऊपर फोर्स लगा होगा क्या? जैसे नीचे गया हो तो बम में जोर से चोट लगा होगा ना उसको, किधर लगा होगा? ऊपर की तरफ। सारा हीरोगिरी निकल गया होगा उसी समय, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना? तो इस पे फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, इसे दिखा रहे, देख, नॉर्मल। आगे बात समझ में? इस बाइक के सीट पे फोर्स क्या नीचे लगा होगा बेटा? ऐसा लगा होगा? बता, इस डायरेक्शन में बात करो, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इन दोनों का कितना है? 0। हालांकि इस डायरेक्शन में बात है, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? एक्स एक्सिस में ना, तो एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस में इस पे कोई फोर्स लगा क्या? लगा क्या? इस पे कोई फोर्स लगा क्या? सोच, लगा है। पिंटू कूदा, उसका बम जैसे सीट पे गिरा, पिंटू का बम बोल रहे, पिंटू क्या चाहेगा कि जैसा कूदा है वहीं रह जाए ना, पर जैसी सीट पे कूदा, सीट तो आगे बढ़ रहा है ना, तो पिंटू भी आगे बढ़ गया क्या साथ साथ में? कौन लेके गया उसको? फ्रिक्शन। कौन लेके गया? कौन लेके गया? पिंटू ऐसे कूदा, ध्यान से देखना भाई, पिंटू ऐसे कूदा ना यहाँ पे, बाइक तो ऐसे आगे इधर जा रहा था बाबू, तो ये भी तो साथ में जाने लगा ना। कौन लेके गया इसको? फ्रिक्शन लेके गया। इसका मतलब पिंटू के बम पे किधर फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। उधर किधर लग रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना। तो ब्लैक से अगर मैं मतलब रेड कलर से ही दिखाऊंगा तो इधर फोर्स लग रहा होगा, देखना ध्यान से, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, लग रहा होगा बेटा। और इस बाइक पे किधर लग रहा होगा? इधर। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी भी देख, एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स कितना है? प्लस एफ माइनस एफ, 0 है क्या? तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स अभी भी 0 है। तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अगर मोमेंटम नेट कंजर्व रहेगा तो बोलो क्या लिखे? P इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू P फाइनल। किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं छोटो? एक्स एक्सिस की। किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? इन एक्स एक्सिस। आइए बताइए, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली ये बात करें बाबू, फाइनल ये वाला सिचुएशन है ना, बता इनिशियल ये सिचुएशन, फाइनल वो लिख देते हैं यहाँ पे। बता इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है रे? इसका मोमेंटम, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस में इसका मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी डाउनवर्ड में है ना। एक्स में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एक्स में इसका मोमेंटम कितना हो गया?
इन दोनों का एक्स में मोमेंटम होगा ना, 40 से चल रहा है। कितना मास है दोनों का मिला करके देखो तो, बाइक और ये चिंटू का मास मिला करके 160। क्या हो गया, मेरे से हिल गया क्या? तो तुम वहां क्यों जा रहा था? ओके अभी ठीक है। आओ देखो देखो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, देखो यहाँ देखो, हो गया हो गया, अरे हो गया। बता कितना मास है टोटल बाबू यहाँ पे? 160 ना रे, 60 केजी और 100 केजी कितना है? 160 है ना शुरुआत में इन दोनों का मास, तो 160 मास हो गया इनटू वेलोसिटी कितना एक्स एक्सिस में 40 कितना है, तो m इंटू वी हो गया क्या? इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम इतना दिखाई दे रहा है। इनिशियल मोमेंटम कंप्लीट हो चुका है। फाइनल मोमेंटम की बात कर, फाइनल मोमेंटम में चिंटू पिंटू सब कूदा हुआ है। नेट मास कितना होगा सिस्टम का? देख 160 केजी बाइक का, चिंटू का 60 केजी, तो 160 हो गया टोटल, और पिंटू का मिला करके कितना हो गया? 80 और जोड़ दे 160, 240 केजी कितना हो गया बाबू? 240। और भी फाइनल, क्या फाइनल मोमेंटम हो गया? निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? भी फाइनल कितना दिखाई दे रहा है? 160 गुना 40 बटा 240 कितना आंसर हो गया देख तो? एक 160/6 जो भी होगा सॉल्व करने के बाद कितना होगा लगभग लगभग ये? ठीक है, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा ना। आगे बात समझ में, जब कूद जाएगा पिंटू उस पर तो दोनों किस स्पीड से चल रहा होगा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है? उतारो, लिख लो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखना चाहो तो, अगर वैसे डायग्राम में तो सब दिख रहा है। लिखना चाहोगे लैंग्वेज में? लिखवा दें, ठीक है। A bicyclist is riding on a horizontal road with speed 40 meter per second. With speed 40 meter per second. ठीक, if another boy Pintu jumps on the bike as shown in figure, jumps on the bike as shown in figure, then find the velocity of the combined system. वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बाइंड सिस्टम। अब ये डायग्राम बना लीजिए। वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बाइंड सिस्टम। अब डायग्राम बना लो पहले उधर वाला। छूट गया क्या कुछ? विकास टाइम देखो 6:20। अब छोड़ देते हैं। चिंटू पिंटू की कहानी। चिंटू पिंटू की कहानी। एक था चिंटू एक था मिंटू। है क्या? अगला बार चंगू मंगू रख देंगे। चंगू मंगू, ओके। चंगू मंगू के साथ अंकु भी ऐड कर देंगे।
बोलो तो छुट्टी हो जाएगा। अगर रहते हैं अकेले किसी का नाम चलो तुम लोग उतारो, बाकी ख़त्म हो चुका है। इन लोग से बात कर ले रहे हैं। लीनियर मोमेंटम अगर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, नहीं आ रहा है क्या? ओके अगर लीनियर मोमेंटम समझ में आया हो तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखो। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त भी पढ़ पाएँ। थैंक यू।